स्वीकारिए अभिवादन नमस्कार। आज आपके सामने हम उपस्थित हैं भारत का वो जादुई संसार लेकर जो हैरी पॉटर से 100 साल पहले जन्मा था। जैसे आज पूरी दुनिया हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स, क्विडिच मैच और डार्क आर्ट्स के जादू में डूबी है, वैसे ही 1888 में भारत के सामने उसका एक जादुई महाकाव्य आया। नाम था चंद्रकांता। देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखा गया ये तिलिस्मी उपन्यास भारतीय जादू, टोना, प्रेम, साहस और षड्यंत्रों का ऐसा अद्भुत मिश्रण था जिसने न जाने कितने ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। उस दौर में लोगों ने हिंदी भाषा सीखी सिर्फ और सिर्फ चंद्रकांता पढ़ने के लिए। हैरी पॉटर की तरह ही 19वीं सदी में चंद्रकांता का जादू किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी चर्चा गांव के चौपालों में भी होने लगी थी। हॉगवर्ट्स में जैसे पोशंस और ब्रूमस्टिक्स हैं, चंद्रकांता में तांत्रिकी यंत्र, जादुई आभूषण और राजपूतों की वीर गाथाएं हैं। हैरी पॉटर में गुड और इविल यानी अच्छे और बुरे की लड़ाई है। चंद्रकांता प्रेम और वीरता का महाकाव्य है। तिलिस्मों को तोड़ने के लिए मंत्रों और पहेलियों का उपयोग है। हैरी पॉटर की तरह चंद्रकांता भी अपने समय का वैश्विक चैंपियन है। भारतीय जादू की सदियों पुरानी विरासत। जब भारत में बिजली नहीं थी, तब भी चंद्रकांता के तिलिस्म ने लोगों के दिमाग की बिजली कौंधा दी थी। तो आइए आज से सुनते हैं चंद्रकांता की कहानी मेरी ज़बानी। शाम का वक्त है, कुछ सूरज दिखाई दे रहा है। सुनसान मैदान में एक पहाड़ी के नीचे दो शख्स, वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह, एक पत्थर की चट्टान पर बैठे आराम से बातें कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह की उम्र 21 या 22 वर्ष की होगी। ये नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के इकलौते लड़के हैं। तेज सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान जीत सिंह का लड़का है। कुंवर वीरेंद्र सिंह का दोस्त है, बड़ा चालाक और फुर्तीला भी। कमर में सिर्फ खंजर है और बगल में एक बटुआ लटका हुआ है। वो बातें करते हुए चारों तरफ देखता जाता है। इन दोनों के सामने एक घोड़ा पेड़ से बंधा हुआ है। कुंवर वीरेंद्र सिंह कहते हैं, भाई तेज सिंह, मोहब्बत भी बहुत बुरी बला है जिसने इस हद तक पहुंचा दिया है मुझे। कई दफ़ा तुम विजयगढ़ से राजकुमारी चंद्रकांता की चिट्ठी मेरे पास लाए और मेरी चिट्ठी उन तक पहुंचाई, जिससे साफ मालूम होता है कि जितनी मोहब्बत मैं चंद्रकांता से करता हूँ, उतनी ही मोहब्बत चंद्रकांता भी मुझसे करती है। हालांकि हमारे राज्य में सिर्फ 5 कोस का फासला है, फिर भी ये दूरी न जाने कितनी लंबी लगती है। देखो, इस खत में चंद्रकांता ने यही लिखा है, जिस तरह भी हो जल्दी से आकर मिल जाओ। तेज सिंह ने जवाब दिया, मैं हर तरह से आपको वहां ले जा सकता हूँ, मगर एक तो आजकल चंद्रकांता के पिता महाराज जय सिंह ने महल के चारों तरफ सख्त पहरा बिठा दिया है। दूसरे, उनके मंत्री का लड़का क्रूर सिंह चंद्रकांता पर आशिक हुआ है। ऊपर से उसने अपने दोनों अय्यारों, जिनका नाम नाजिम अली और अहमद खान है, इस बात की ताकीद करा दी है कि वे बराबर महल की देखभाल करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत का हाल क्रूर सिंह और उसके अय्यारों को बखूबी मालूम है। चंद्रकांता क्रूर सिंह से बहुत नफरत करती है और राजा भी अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करेगा। अपने रास्ते की कठिनाइयों को देखते हुए क्रूर सिंह ने अपने पिता के जरिए महाराज जय सिंह के कानों में आपकी मोहब्बत का हाल डाल दिया है और इसी के कारण पहरे में सख्त ताकीद हो गई है। इस वक्त मैं फिर विजयगढ़ जाकर चंद्रकांता और चपला से मुलाकात करता हूँ, क्योंकि चपला अय्यारा है और चंद्रकांता की सखी भी। चंद्रकांता को जान से ज्यादा चाहती है। सिवाय इस चपला के मेरा साथ देने वाला वहाँ कोई नहीं। जब मैं अपने दुश्मनों की चालाकी और कार्यवाही को देख कर लौटूं, तब आपको अपने साथ ले चलने के बारे में सोचूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि बिना समझे बूझे हम काम करें और वहीं गिरफ्तार हो जाएं। वीरेंद्र सिंह ने कहा, जो मुनासिब समझो करो। मुझे तो सिर्फ अपनी ताकत का भरोसा है, लेकिन तुमको अपनी ताकत और अय्यारी दोनों का। तेज सिंह ने कहा, मुझे ये भी पता चला है कि हाल में ही क्रूर सिंह के दोनों अय्यार नाजिम और अहमद यहाँ आकर
फिर से हमारे महाराज के दर्शन कर गए हैं। न मालूम किस चालाकी से आए थे, अफसोस उस वक्त मैं वहां नहीं था। वीरेंद्र ने कहा, मुश्किल तो यह है कि तुम क्रूर सिंह और उसके दोनों अय्यारों को फंसाना चाहते हो और वो लोग तुम्हारी गिरफ्तारी के फिराक में हैं। ईश्वर कुशल करे। खैर, अब तुम जाओ और जिस तरह भी हो चंद्रकांता से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करो। तेज सिंह फौरन उठ खड़ा हुआ और वीरेंद्र सिंह को वहीं छोड़कर पैदल विजयगढ़ की तरफ चल दिया। वीरेंद्र सिंह भी घोड़े को दरख्त से खोलकर उस पर सवार हुए और अपने किले की तरफ चल दिए। विजयगढ़ में क्रूर सिंह अपनी बैठक के अंदर नाजिम और अहमद दोनों अय्यारों से बातें कर रहा था। क्रूर सिंह ने कहा, देखो नाजिम, महाराज का तो ख्याल है कि मैं राजा होकर मंत्री के लड़के को दामाद कैसे बनाऊं, और चंद्रकांता यदि वीरेंद्र सिंह को चाहती है तो मेरा क्या होगा। सोचता हूं अगर चंद्रकांता को लेकर भाग जाऊंगा तो रहूंगा कहाँ। फिर महाराज मेरे पिता की क्या दुर्दशा करेंगे। इससे मुनासिब यही होगा कि सबसे पहले वीरेंद्र सिंह और उसके अय्यार तेज सिंह को किसी तरह गिरफ्तार करके उन्हें किसी जगह ले जाकर मार डाला जाए। इसके बाद मौका पाके महाराज को मारने की फिक्र की जाए। फिर मैं गद्दी का मालिक बन जाऊंगा और चंद्रकांता कहाँ जाएगी। मगर ये समझ नहीं आता कि महाराज के मरने के बाद मैं गद्दी का मालिक कैसे बनूंगा। लोग मुझे राजा तस्लीम करेंगे। नाजिम ने कहा कि मैं अपने यहाँ के लोगों को आपकी मदद के लिए राज़ी करने की कोशिश कर सकता हूँ। हमारे यहाँ हिंदुओं की अपेक्षा मुस्लिम ज़्यादा हैं। उन सभी को आपकी मदद के लिए राज़ी कर सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि महाराज बनने के बाद आप इस्लाम कबूल करें। क्रूर सिंह ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी शर्त दिलो जान से कबूल करता हूँ। अहमद ने कहा, तो बस ठीक है, आप इस बात का इकरारनामा लिखकर मेरे हवाले करें। मैं सब मुसलमान भाइयों को दिखलाकर अपने साथ मिला लूँगा। क्रूर सिंह ने काम हो जाने पर इस्लाम अख्तियार करने का इकरारनामा लिखकर तुरंत नाजिम और अहमद के हवाले किया, जिस पर अहमद ने क्रूर सिंह से कहा, अब सब मुसलमानों को आपकी तरफ से लड़ने के लिए तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, हम दोनों आदमियों के लिए भी एक इकरारनामा इस बात का हो जाना चाहिए कि आपके राजा होने पर हम दोनों वजीर मुकर्रर किए जाएंगे, और तब देखिएगा हम अपनी चालाकी से कैसे बात की बात में ज़माने को उलट पुलट कर देंगे। क्रूर सिंह ने झटपट इस बात का भी इकरारनामा लिख कर दिया। वो दोनों बहुत खुश हुए। इसके बाद नाजिम ने कहा, इस वक्त हम लोग चंद्रकांता के हाल चाल की खबर लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि शाम का वक्त बहुत अच्छा है। चंद्रकांता ज़रूर बाग में गई होगी, अपनी सखी चपला के साथ अपनी विरह कहानी कह रही होगी। इसलिए हमको भी पता चल जाएगा कि आजकल वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता के बीच क्या चल रहा है। यह कहकर दोनों अय्यार क्रूर सिंह से अनुमति लेकर चल दिए। हल्का हल्का सा दिन बाकी है। चंद्रकांता चपला और चंपा के साथ बाग में टहल रही है। भीनी भीनी फूलों की महक धीमी हवा के साथ मिलकर मौसम को खुशनुमा कर रही है। तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। बाग के पश्चिम की तरफ वाले आम के घने पेड़ों की बहार और उसमें से अस्त हुए सूरज की किरणों की चमक एक अलग ही मज़ा दे रही है। फूलों की क्यारियों की कतारों में अच्छी तरह से छिड़काव किया हुआ है। फूलों के दरख्त पानी से धोए गए हैं। कहीं गुलाब, कहीं जूही, कहीं बेला की क्यारियाँ अपना सौंदर्य बिखेर रही हैं। एक तरफ बाग से सटा हुआ ऊंचा महल तो दूसरी तरफ सुंदर सुंदर बुर्ज अपने बहार दिखा रहे हैं। चपला, जो चालाकी के फन में बहुत तेज है, चंद्रकांता की सखी है, अपने चंचल हाव भाव के साथ चंद्रकांता को संग लिए चारों ओर घूमती है। तारीफ करती हुई खुशबूदार फूलों को तोड़कर चंद्रकांता के हाथ में दे रही है। पर वीरेंद्र सिंह की जुदाई में ये बातें चंद्रकांता का दिल नहीं बहलाती। चपला ने कहा, ये चंपा कहाँ चली गई? चंद्रकांता ने कहा, कहीं यहाँ वहाँ घूमती होगी। चपला ने कहा, 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, तब से वो हम लोगों के साथ नहीं है। चंद्रकांता बोली, देखो वो आ रही है। चपला ने कहा, इस वक्त तो उसकी चाल में फ़र्क मालूम होता है।
इतने में चंपा ने आकर फूलों का एक गुच्छा चंद्रकांता के हाथ में दे दिया। देखिए कितना सुंदर गुच्छा बनाकर लाई हूँ। अगर इस वक्त कुंवर वीरेंद्र सिंह होते तो मेरी इस कारीगरी को देखकर तारीफ करते और कुछ न कुछ तो इनाम भी जरूर देते। वीरेंद्र सिंह का नाम सुनते ही चंद्रकांता का हाल अजब हो गया। भूली हुई बात फिर याद आ गई। उसका चेहरा और भी मुरझा गया। लंबी लंबी सांसें लेने लगी और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने धीरे से कहा, पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। पिताजी को न जाने क्या धुन समाई है, कहते हैं चंद्रकांता को कुंवारी ही रखूंगा। वीरेंद्र सिंह के पिता ने शादी के लिए कैसी कैसी खुशामदी की, मगर दुष्ट क्रूर सिंह के पिता कुपत सिंह ने उनको कुछ ऐसा वश में कर रखा है कि वो किसी की बात ही नहीं सुनते। एकाएक चपला ने चंद्रकांता का हाथ पकड़कर जोर से दबाया, मानो चुप रहने का इशारा किया हो। चपला के इशारे को समझकर चंद्रकांता चुप हो गई और चपला का हाथ पकड़कर फिर बाग में टहलने लगी, मगर अपना रुमाल उसी जगह जानबूझकर गिराती गई। थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने चंपा से कहा, सखी देखो तो फव्वारे के पास कहीं मेरा रुमाल गिरा पड़ा है। चंपा रुमाल लेने के लिए फव्वारे के पास गई। चंद्रकांता ने पूछा, चपला तूने मुझे बोलते समय क्यों रोक दिया? चपला ने कहा, मुझे चंपा पर शक है। उसकी बातों और चितवन से मालूम होता है कि वो असली चंपा नहीं है। इतने में चंपा ने रुमाल लाकर चपला के हाथ में दिया। चपला ने चंपा से पूछा, कल रात मैंने तुझको जो कहा था तूने वो काम कर लिया? चंपा बोली, नहीं मैं तो भूल गई। चपला ने कहा, अच्छा वो बात तो याद है कि वो भी भूल गई? चंपा बोली, बात तो याद है। चपला ने कहा, अच्छा बता तो सही, मैंने तुझसे क्या कहा था? इस बात का जवाब चंपा न दे सकी और उसने दूसरी बात छेड़ दी। चपला को यकीन हो गया कि ये चंपा नहीं है। चपला ने चंपा से कहा, देख मेरे कान से कुछ बदबू तो नहीं आती? कल रात से कान में दर्द है। नकली चंपा चपला का ये दांव न समझ सकी। उसने तुरंत उसके कान में सूंघा। चपला ने चालाकी से बेहोशी की बुकनी कान में रख ली थी। नकली चंपा उसे सूंघते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। चपला ने चंद्रकांता को पुकार कर कहा, आओ अपनी चंपा का हाल देखो। चंद्रकांता ने पास आकर चंपा को बेहोश हुआ देखा तो चपला से कहा, ऐसा ना हो कि तुम्हारा ख्याल गलत निकले और तुम्हें शर्माना पड़े। ऐसा नहीं होगा, कहकर चपला चंपा को पीठ पर लादकर फव्वारे के पास ले गई। चंद्रकांता से बोली, तुम फव्वारे से पानी भरकर इसके मुंह पर डालो और मैं इसे साफ करती हूँ। चंद्रकांता ने ऐसा ही किया। खूब रगड़कर उसका मुंह धोया। थोड़ी ही देर में चंपा की सूरत बदल गई और नाजिम की सूरत निकल आई। देखते ही चंद्रकांता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, चपला इसने तो बड़ी बेअदबी की है, देखो अब मैं क्या करती हूँ। कहकर चपला नाजिम को पीठ पर लाद कर बाग के एक कोने में ले गई, जहाँ बुर्ज के नीचे एक छोटा सा तहखाना था। उसने अंदर बेहोश नाजिम को जाकर लिटा दिया और अपने अय्यारी के बटुए से मोमबत्ती निकालकर जलाई। एक रस्सी से नाजिम के पैर और दोनों हाथ पीठ की तरफ कसकर बांध दिए और अपनी डिबिया से निकालकर उसे कुछ सुंघाया, जिससे नाजिम ने एक छींक मारी और होश में आ गया। चपला कोड़ा लेकर खड़ी थी। उसने मारना शुरू कर दिया। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि इस काम का नाम भी नहीं लूँगा, कहकर नाजिम चिल्लाने और रोने लगा। मगर चपला कब सुनने वाली थी। उसने कहा, रुक रुक, तेरी तो अभी खुजली भी नहीं मिटी होगी। तू यहाँ क्यों आया था? क्या तू नहीं जानता कि चपला भी वहाँ होगी? बेईमान, तूने अपने बाप के कहने से ये काम किया होगा। देख मैं उसकी भी तबीयत खुश करती हूँ। ये कहकर उसने फिर मारना शुरू किया और पूछा, सच बता, तू यहाँ कैसे आया और चंपा कहाँ है? मार के खौफ से नाजिम ने सच्चाई बता दी। वह बोला, मैंने चंपा को बेहोश किया था। बेहोशी की दवा छिड़क कर फूलों का गुच्छा उसके रास्ते में रख दिया। उसने सूंघा और बेहोश हो गई। मैंने उसे मालती लता के कुंज में डाल दिया है। उसकी सूरत ली और कपड़े पहनकर तुम्हारी तरफ चला आया। अब मुझे छोड़ दो। चपला ने कहा, रुक जा, छोड़ती हूँ। मगर फिर भी 10-5 कोड़े और जमाए। नाजिम बिलबिला उठा। चपला ने चंद्रकांता से कहा, तुम जरा इसके ऊपर नजर रखो,
मैं चंपा को ढूंढ कर आती हूँ, कहीं ये झूठ ना बोलता हो। चंपा को खोजती हुई चपला मालती लता के पास पहुंची और उसे ढूंढने लगी। देखा, सचमुच चंपा एक झाड़ी में बेहोश पड़ी थी। चपला उसे होश में लाई और पूछा, खा गई न धोखा? चंपा ने कहा, मुझे क्या मालूम था कि इस समय यहाँ भी अय्यारी होगी। न जाने किसने मुझे बेहोश किया और मेरे कपड़े भी ले लिए। वहाँ पर नाजिम के कपड़े पड़े थे, जिसमें से एक दो लाकर चपला ने चंपा का बदन ढका और बोला, मेरे साथ हाँ, मैं दिखलाती हूँ जिसने तेरी ये हालत की। चपला चंपा को उस जगह ले गई जहाँ चंद्रकांता नाजिम पर नजर गड़ा के खड़ी थी। नाजिम की तरफ इशारा करके चपला ने कहा, इसी ने तेरे साथ ये भलाई की है। चंपा को नाजिम की सूरत देख के बहुत गुस्सा आया। वो बोली, अगर इजाज़त हो तो मैं भी दो चार कोड़े लगाकर अपना गुस्सा निकाल लूँ। चपला ने कहा, हाँ हाँ, इसको दो चार जूतियाँ भी लगाओ। बस फिर क्या था, चंपा ने मनमाने कोड़े नाजिम को लगाए। खुदा क्रूर सिंह को गारत करे, जिसकी बदौलत मेरी ये हालत हुई है। आखिरकार नाजिम को उसी कैद खाने में छोड़कर तीनों महल की तरफ रवाना हो गईं। चंद्रकांता के अगले भाग के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।